स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 8th के लिए। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट होगा जियोग्राफी भूगोल का, और इसमें हम देखेंगे चैप्टर फर्स्ट को, और चैप्टर फर्स्ट जो कि है संसाधन से संबंधित। तो आइए और चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है जियोग्राफी का, बहुत अच्छा चैप्टर है और इस चैप्टर से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और यदि आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की दृष्टि से इसे देख रहे हैं तो कई सारे प्रश्न आपको इसमें देखने को ज़रूर मिलेंगे। और आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये चैप्टर पूरा डिटेल में आपको समझाया जाएगा। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि संसाधन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कैसे हम उनका उपयोग करते हैं। ये सारी बातें हम डिटेल में इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा चैप्टर की शुरुआत हो रही है एक छोटी सी कहानी के रूप में, कुछ बातों के क्रियाकलापों से। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मोना और राजू जो है ये अपने घर की साफ सफाई करने में अपनी अम्मा की मदद कर रहे थे। और इन सभी चीज़ों को देखो, इस प्रकार वो दोनों आपस में बात करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ चीज़ें जो दिखाई जा रही है वो है कपड़ा, बर्तन, अनाज, कंघी और शहद की बोतलें, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। मोना ने ऐसा कहा है और इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा कि ये संसाधन है। अब अम्मा ने यहाँ पर इन चीज़ों को क्या बताया? संसाधन बताया। संसाधन क्या होते हैं आखिर? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वो संसाधन है। तो हम हर उस वस्तु को संसाधन कह सकते हैं जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, वो सभी संसाधन होते हैं। अपने चारों ओर निरीक्षण देखिए और निरीक्षण कीजिए, आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। अब देखिए, जब हम अपने आसपास की चीज़ों को देखेंगे तो वहाँ पर संसाधन के प्रकार हमें नजर आएंगे। जैसे आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं वो एक संसाधन है। आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं वो भी संसाधन है। स्कूल से घर पहुँचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी चीजें क्या होती है? संसाधन होती है। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया और उन्होंने जिन ताजी सब्जियों का उपयोग किया वे भी संसाधन ही हैं। मतलब हर वो चीज जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर रहे हैं वो सभी संसाधन है। आगे बात करते हैं यहाँ पर जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक, सभी में कुछ एक जैसा क्या है? उन सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया जा रहा है। देखिए, आपको आवश्यकता थी तभी आपने उसका उपयोग किया, और जब आपने उसका उपयोग किया अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो वो सब क्या बन गए? आपके लिए संसाधन बन गए। तो इसीलिए वे उपयोगी हैं। और एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। अब राजू ये जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। तो अम्मा ने बच्चों को बताया कि वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है ना। तो देखिए, संसाधन जो होते हैं उनका मूल्य होता है और इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। और सभी संसाधन जो होते हैं ये मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने ऐसा कहा। आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर मूल्य का क्या अर्थ होता है और क्या महत्व होता है। तो देखिए, मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है ना, मतलब उनकी कुछ कीमतें होती है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरण जैसे हम धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम दृश्य या भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता, परंतु ये दोनों ही संसाधन महत्वपूर्ण है। देखिए, एक आप कहीं पर पृथ्वी पर किसी भी मनोरम दृश्य को देखते हैं तो उसका कोई भी आर्थिक मूल्य नहीं है, परंतु फिर भी वो आपके लिए एक प्रकार का संसाधन है और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी की घरेलू नुस्खों का आज तक कोई भी वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फॉर्म द्वारा बेचे जाते तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते थे, क्योंकि अब हमने उसका कोई पेटेंट तो करवाया नहीं और किसी मेडिकल फॉर्म के द्वारा तो बेचा नहीं है, तो इसलिए उसका कोई भी आर्थिक मूल्य नहीं है।
अब देखिए पेटेंट का मतलब आप समझते हैं, इसका तात्पर्य होता है पेटेंट का किसी विचार आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से इसका तात्पर्य होता है। यानी आप कोई भी खोज करते हैं तो उसको आप पेटेंट करवाते थे तो वो चीज पर सिर्फ आपका ही अधिकार होता है। चलिए आगे बात करते हैं। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए दो ऐसे कारक हैं, समय और प्रौद्योगिकी। ये दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं और दोनों ही लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। देखिए यहाँ पर व्यक्ति खुद भी एक प्रकार का संसाधन है ना, वो अपने आप में सबसे स्वयं ही महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार एवं खोज ही तो हैं जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। अब रचना किसने की है? तो भाई इंसान ने की है, मनुष्य ने ही की है। तो प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज और आविष्कार ही होते हैं। जैसे आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति का आविष्कार हुआ एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते हुए जल से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। अब देखिए यहाँ पर कुछ चित्र से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसे व्यक्ति स्वयं है, और यहाँ पर आप भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है, मैं भी एक महत्वपूर्ण संसाधन हूँ। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि इंसान भी स्वयं में महत्वपूर्ण संसाधन होता है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर संसाधनों के प्रकार की। देखिए संसाधन जो होते हैं कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो संसाधनों के प्रकार की बात करते हैं तो इन्हें हम प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब देखिए तीन रूपों में यहाँ पर बांटा गया है, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव को खुद को भी यहाँ पर उसमें वर्गीकृत किया गया है। अब देखिए प्राकृतिक संसाधन की हम बात करते हैं तो जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, और जो आंशिक संशोधन के बिना भी उपयोग में लाए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर वायु है जिसमें हम श्वास लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल है, मृदा है, खनिज है, जल प्राकृतिक संसाधन है, और इन सभी संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के द्वारा निःशुल्क उपहार हमारे लिए होते हैं और सीधे ही हम उनका उपयोग भी कर सकते हैं बिना किसी परिवर्तन के। और कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। प्राकृतिक संसाधनों को हम विस्तृत रूप से दो भागों में बांटते हैं, एक होता है नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय। तो देखिए यहाँ पर पहले तो आपने समझ लिया प्राकृतिक का मतलब। अब प्राकृतिक को भी हम दो वर्गों में बांट रहे हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। देखिए नवीकरणीय और अनवीकरणीय से हमेशा एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं और इन दोनों को आपको बेहतर रूप से समझना है। देखिए नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, मतलब आसानी से इनकी पूर्ति हो जाती है ना, इन्हें हम नवीकरणीय कह सकते हैं। और इनमें से कुछ जो है असीमित है, मतलब कुछ बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे पास उपलब्ध हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे कि जल है, मृदा है और वन, इनका लापरवाही से किया गया उपयोग इनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। अब देखिए कुछ तो यहाँ पर नवीकरणीय के अंदर तो सभी आ रहे हैं, ये जल, मृदा, वन सभी आ रहे हैं, परंतु कुछ पर मानव का हस्तक्षेप है और कुछ पर मानव का हस्तक्षेप नहीं है। तो देखिए जिनका मानव पर हस्तक्षेप है जैसे जल, मृदा, वन है, तो इनका यदि हम लापरवाही से प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे तो इनके भंडार को हम प्रभावित कर सकते हैं, है ना। और जल का असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों की एक बड़ी समस्या है। तो देखिए वैसे तो हमारे पृथ्वी के ऊपर जो जल है उसकी उपलब्धता लगभग 75% है, 1/3 भाग पर जल उपस्थित है, परंतु फिर भी हम देखते हैं कि हमारे दुनिया के अंदर जो है जल की एक महत्वपूर्ण समस्या जो होती है वो आज भी बनी हुई है। पर देखिए इतना पानी है फिर भी
हम इससे क्यों जूझ रहे हैं? तो उसका कारण है कि भाई अब वो जल जो है वो हमारे किसी उपयोग का नहीं है। जो मानव के लिए उपयोग का जल है ना, वो तो सिर्फ पृथ्वी पर मात्र 1% ही उपलब्ध है, जो कि भौमजल के रूप में या नदी, तालाबों, नहरों, जो भी पृथ्वी से आप निकाल रहे हैं वो तो केवल 1% जल है ना। उसकी मात्रा तो बहुत ही कम है, पर हम उसका यदि ऐसे दुरुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से उसकी कमी, उसकी परेशानी हमें देखने को ज़रूर मिलेगी। तो देखिए, प्राकृतिक संसाधन हैं ज़रूर, पर उनका हमें उपयोग कैसे करना चाहिए? बिल्कुल जितनी आवश्यकता उतना उपयोग हमें करना चाहिए। अब हम बात करते हैं अनवीकरणीय संसाधन की। ये वे संसाधन है जिनका भंडार सीमित है। देखिए, इनका भंडार क्या है? असीमित था नवीकरणीय का, और इनका भंडार कैसा है? सीमित है। और भंडार के समाप्त हो जाने के पश्चात उसके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष का समय लगता है, और यह अवधि मानव के जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। देखिए, आपका जीवन तो लगभग एक फुल फाल लिमिट मान ले तो 100 वर्ष का मान लीजिए, परंतु इनके पूरित होने में, इनका रिसाइकलिंग होने में हजारों साल का समय लगता है। तो भाई इतने सालों तक आपको इंतजार तो कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए इनके भंडार सीमित हैं और इनका उपयोग भी हमें उसी प्रकार से करना चाहिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि संसाधन, इस प्रकार के संसाधन जो होते हैं अनवीकरणीय कहलाते हैं, और जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण जो है भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। अब हम देखते हैं कि भाई जैसे कोयला, पेट्रोलियम जो है, इनकी मात्रा किसी क्षेत्र में ज़्यादा है, किसी में कम है, तो वहाँ पर उसका वितरण जो है वो भूभाग, ऊंचाई, जलवायु ऐसे कुछ कारकों पर निर्भर करता है। इसी वजह से इनका जो वितरण होता है वो असमान होता है, और पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण ये संसाधनों का वितरण असमान है। तो ये थे, हमने देखे प्राकृतिक संसाधनों को। अब हम देखते हैं यहाँ पर मानव निर्मित संसाधनों की बात करेंगे। चलिए, तो अब हम देखते हैं मानव निर्मित संसाधनों को। और मानव निर्मित संसाधन जो होते हैं, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप ही बदल दिया जाता है। तो लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक कि लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। और लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन, वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं, है ना। तो ये देखिए, मानव ने क्या किया, जो प्रकृति से प्राप्त था संसाधन, वो संसाधन के रूप में कब बना? जब मनुष्य ने उसको अपने लिए उपयोगी वस्तुओं में बदल लिया, तो वो एक मानव निर्मित संसाधन बन गया। देखिए, प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, और इसीलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा, हाँ राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। आगे हम देखते हैं इसमें मानव संसाधनों के बारे में। अब देखिए, मानव संसाधन जो होते हैं ये क्या होते हैं? तो हमने देखा कि मानव खुद एक अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। तो लोग अथवा अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास में ऐसा करने का ज्ञान या कौशल मौजूद होगा। तो उस स्थिति में वो यहाँ पर अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करके प्राकृतिक संसाधनों को अपने लिए आवश्यक संसाधनों में परिवर्तित कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ी सी पॉइंट आपको मिलेगा हाईलाइट रूप में। क्या आप जानते हैं, मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या, उनकी योग्यता, जो कि मानसिक और शारीरिक हो सकती है, से है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है ना। इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। आगे यहाँ पर हम बात करते हैं इसी के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। इसमें हमने देखा था कि लोग जो हैं प्रकृति से प्राप्त जो चीज़ें होती है उनको एक मूल्यवान संसाधन बनाने का उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास उससे संबंधित ज्ञान या कौशल या फिर प्रौद्योगिकी
उपलब्ध हो, और इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है और शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। तो देखिए, मानव संसाधन विकास का मतलब आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि लोगों के कौशल में सुधार करना, क्योंकि लोग मानव हैं और उन्हें हम संसाधन कह सकते हैं, और उनका कौशल में विकास करना, उनको सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। आगे यहाँ पर बात करते हैं संसाधनों के संरक्षण की। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी का सारा जल सूख गया है, सारे पेड़ कट गए हैं और वहां पर ना तो छाया थी और ना ही खाने पीने के लिए कुछ था। लोग परेशान हो रहे थे, चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को अपने सपने के बारे में बताया तो उसने पूछा, अम्मा क्या ये सच हो सकता है? तो हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया। यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हाँ, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना यहाँ पर संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो देखिए, संसाधनों का एक तो आपको सतर्कता पूर्वक उपयोग करना, साथ ही साथ उन्हें नवीकरणीय होने के लिए कुछ समय आपको देना जरूरी है। तो इसे हम कह सकते हैं यहाँ पर संसाधन संरक्षण। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य में उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अब देखिए, उनको समय देना, उनमें संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाएगा। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं और प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग के द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः ये एक विभिन्नता बनाता है, क्योंकि सभी जीव जीवन के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्र, व्यर्थ वस्त्रों, बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए कुछ थैले बनाए। मोना ने कहा कि हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को दे देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफा ने कहा कि अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। जैसी ने कहा कि मैं बहुत सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ ना हो, क्योंकि उसने स्पष्ट किया कि कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है, यानी कि कागज जो होता है पेड़ों से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार बच्चों ने जब इन बातों को सुना तो उनके मन मस्तिष्क में इस प्रकार की जो बातें हैं वो चलने लगे। आगे यहाँ पर देखते हैं, मैं ध्यान रखूंगा मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो। और मुस्तफा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। और आशा ने कहा, बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। तो यह कुछ कार्य मोना, राजू और उसके मित्रों ने किए। आपके क्या विचार हैं यहाँ पर? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा संरक्षण से जुड़ा है, और अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। अब देखिए, यहाँ पर जो हमने सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं, जैसे यहाँ पर जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना और प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। तो ये कुछ सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं। तो यहाँ पर आज का हमारा जो संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण अध्याय था वो समाप्त होता है। और चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपने हमें इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।